CivilCareer.in एक ग्रेटर नोएडा बेस्ड कंपनी है जो कि आपको ट्रेन करती है वेरियस डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स के लिए, जैसे कि ईटैब्स, रेविट, स्टैट प्रो, आरसीडीसी, ऑटोकैड, सेफ। ये आपको गाइड करती है कॉर्पोरेट इंटरव्यूज के लिए और आप इसके समर ट्रेनिंग कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि स्ट्रक्चरल, आर्किटेक्चरल और इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड है। तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। हमारे सीमेंट में दो कंपाउंड्स होते हैं, एक होता है C3S और एक होता है C2S। ये जब रिएक्ट करते हैं तो ये दो प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं। एक होता है CSH जो होता है कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, ये होता है जेल, और दूसरा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। ये जो CaOH ट्वाइस है, अगर हमारे सीमेंट में कहीं वाटर में या कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज से जो सल्फेट आयंस हैं अगर वो आ जाते हैं तो ये CaOH ट्वाइस जो है उन सल्फेट आयंस के साथ रिएक्ट करके CaSO4 बना देता है, जिसको हम कहते हैं जिप्सम। अब आप कहोगे कि जिप्सम तो हम पहले से ही चाहते थे, क्योंकि हम चाहते थे जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो कम हो जाए ताकि जो हमारी मिक्सिंग है, प्लेसिंग है, कॉम्पैक्टिंग है वो सही टाइम पे हो जाए। लेकिन अगर सल्फेट आयंस ऐड हो जाते हैं तो जिप्सम की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है। अब हमारे सीमेंट में एक और कंपाउंड आता है C3A। ये C3A जो है जिप्सम के साथ मिलके जो एक्सेस में बन गया है उस जिप्सम के साथ बॉन्डिंग बनाता है और ऐसे अनवांटेड सब्सटेंस क्रिएट करता है जिसकी हमें सीमेंट में जरूरत नहीं होती। जहाँ पे सीमेंट होना चाहिए था, जहाँ पे वो बाइंडिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी, वहाँ पे ये अनवांटेड सब्सटेंस है। और ये अनवांटेड सब्सटेंस क्या करते हैं, ये टाइम के साथ साथ एक्सपैंड करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सीमेंट पेस्ट में क्रैक्स आने लग जाते हैं, या हमारा सीमेंट जो सूख चुका है उसमें अगर एक्सटर्नली सल्फेट कहीं से आ रहा है ना, किसी कहीं अंडरग्राउंड वाटर के थ्रू, या कोई पानी जब आपकी उसकी क्यूरिंग कर रहे हो उसमें सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, तो कुछ समय बाद उस सूखे हुए सीमेंट में भी क्रैक्स आने लग जाएंगे। और इसी पूरी प्रोसेस को कहते हैं हम सल्फेट अटैक्स। अब इस पूरी कहानी में दो किरदार जो हैं वो मेन थे। एक तो वो जो बाहर से है जिनको कहा हमने सल्फेट आयंस, और दूसरा वो उन सल्फेट आयंस को जिन्होंने जगह दी और उस रिएक्शन को आगे बढ़ाया, जो कि था हमारा C3A। देखो जिप्सम तो है, हम चाहते ही हैं लेकिन हम ज़्यादा नहीं चाहते, लेकिन जो C3A है वो उसको बढ़ावा दे रहा है और रिएक्ट करने के लिए। दैट इज वाई अगर हम C3A की जो क्वांटिटी है वो कम कर दें तो हमारा जो रेजिस्टेंस है सल्फेट अटैक्स के लिए वो इंक्रीज हो जाएगा। तो उसी से ही निकल के आता है हमारा ये वाला सीमेंट जिसका नाम है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। इसमें क्या करते हैं, हम C3A की जो क्वांटिटी है उसको कम कर देते हैं और C3S और C2S की जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज कर देते हैं। अच्छा, हम इसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं, जहाँ पे सल्फेट अटैक्स की ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा हो, जैसे कि मरीन स्ट्रक्चर्स में जो पानी है उसमें सल्फर का कंटेंट ज़्यादा हो, या जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट वर्क्स में, फाउंडेशंस में, बेसमेंट्स में, जहाँ पे जो सॉइल्स हैं वो इन्फेक्टेड होती हैं सल्फर से। तो इन जगहों पे हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सीमेंट है वो है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। इसको आप ये भी कह सकते हो पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो स्लैग है ये कहाँ से निकल के आता है, जो ये लोहा पिघलाने वाली भट्टियाँ होती हैं वहाँ का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसी को ही हम कहते हैं स्लैग। लेकिन ये जो स्लैग है ये हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता, इसमें बहुत ही बढ़िया कंटेंट होता है लाइम का, और इसमें मिलता है हमें एल्यूमिना भी और सिलिका भी। तो इसको हम कैल्सीरियस मटेरियल्स की, मतलब जहाँ से हमें लाइम मिलता है उनकी जगह पे यूज कर सकते हैं। और IS कोड ये कहता है कि इसको कम से कम हम 25% और ज़्यादा से ज़्यादा 65% तक यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो थोड़ा सा स्लो होता है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे हमें मिलती है, और इसी वजह से हम इसको मास कंक्रीटिंग में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमें एक्सेसिव हीट की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे हमें बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि आज हमने डाला और कल हमें बिल्कुल बढ़िया स्ट्रेंथ मिल जाए, हमें धीरे धीरे स्ट्रेंथ मिलती रहे। जैसे मास कंक्रीटिंग वर्क्स मैंने आपको बताया था, डैम्स, अबटमेंट्स, पेडस्टल्स, फाउंडेशंस, इन जगहों पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ब्लास्ट फर्नेस स्लैग भी है ना, वो एक सल्फेट रेजिस्टिंग मटेरियल है, जिसकी वजह से इसका जो रेजिस्टेंस है सल्फेट अटैक्स के प्रति वो बढ़ जाता है। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट जितना तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक ये रेजिस्ट कर ही पाता है, और इस सीमेंट को उन हर जगहों पे यूज़ किया जा सकता है जहाँ पे हम OPC को यूज़ करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सीमेंट है वो है सुपर सल्फेटेड सीमेंट। पिछले दोनों सीमेंट्स में हमने देखा कि अगर हम C3A की क्वांटिटी को कम कर दें तो हमें मिलता है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, और अगर ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को ऐड कर दें तो वो भी एक सल्फेट रेजिस्टिंग मटेरियल ही है। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, मतलब C3A की क्वांटिटी कम कर दें और ब्लास्ट फर्नेस स्लैग भी ऐड कर दें, तो हमें मिलता है सुपर सल्फेटेड सीमेंट। इसमें क्या होता है, 80 to 85% जो है वो ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है, 10 से 15% जो है कैल्शियम सल्फेट होता है, और 1 से 2% पोर्टलैंड सीमेंट होता है। इनको बहुत ही बढ़िया तरीके से पीसा जाता है। इसमें जो C3A की क्वांटिटी है वो 3.5% मतलब 3.5% से कम ही होती है।
अब क्योंकि इसमें ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है तो इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो कम होती है, जिसकी वजह से इसको फिर से हम मास कंक्रीटिंग वर्क्स में यूज़ कर सकते हैं और उन जगहों पे यूज़ कर सकते हैं जो ससेप्टेबल हैं सल्फेट अटैक्स के लिए। और इसके साथ साथ इसकी जो रेजिस्टेंस है केमिकल अटैक्स के प्रति वो भी बढ़ जाती है। जो हमारा नेक्स्ट सीमेंट है वो है हाई एल्यूमिना सीमेंट। अच्छा, हाई एल्यूमिना सीमेंट से हमारा ध्यान जाता है कि जो हमारे दो कंपाउंड है दैट इज C3A और C4AF, उनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन आप हैरान हो जाओगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट इसमें जो क्वांटिटी होती है C3A की वो सबसे कम होती है, और अगर कम होती है तो जो उसका रेजिस्टेंस है सल्फर अटैक्स के लिए वो बढ़ जाता है, सल्फर अटैक्स के लिए भी और केमिकल अटैक्स के लिए भी। लेकिन C3 अगर कम कर दिया हमने तो C4AF की जो क्वांटिटी है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं। देखो जो C4AF है ना वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है इन चारों कंपाउंड में से, दैट इज C3A, C2S, C3S और C4AF। इन चारों में से जो C4AF है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो C3A से कम होती है। अगर रिएक्टिव ज़्यादा है तो जो स्ट्रेंथ है वो हमें जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करेगा, जो रिएक्शंस है उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो जो इसकी एक दिन की स्ट्रेंथ होती है वो 40 मेगापास्कल के आसपास होती है, और इसकी जो 3 दिन की स्ट्रेंथ होती है वो 50 मेगापास्कल के आसपास होती है, जो कि एक 53 ग्रेड का जो OPC सीमेंट है वो हमें 28 डेज में देता है। ये वो हमें 3 दिन में ही दे देता है। तो इसी वजह से इस हाई एल्यूमिनियम सीमेंट को हाई अर्ली स्ट्रेंथ के लिए भी जाना जाता है। इसका जो कलर होता है वो डार्क कलर होता है, ब्लैकिश के आसपास होता है, और इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है वो भी काफ़ी हाई होती है। अच्छा, इसको हाई एल्यूमिनियम क्यों कहते हैं? अगर इसमें C3 का कंटेंट ही कम है तो इसमें मिलाया जाता है बॉक्साइट, जो कि एक एल्यूमिनियम का ओर होता है, और इसको कहा जाता है कि 32% से कम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दैट इज वाई इसको कहा जाता है हाई एल्यूमिनियम सीमेंट। जो टोटल एल्यूमिनियम का कंटेंट हो जाता है ना वो 32% के आसपास पहुंच जाता है। अब C3A की जो क्वांटिटी है वो कम है, तो जो इनिशियल सेटिंग टाइम है उस पर काफ़ी फर्क पड़ता है। जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 3.5 आवर्स के आसपास पहुंच जाता है, और जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो 5 आवर्स के आसपास पहुंच जाता है। लेकिन अगर हमें स्ट्रेंथ जो है वो जल्दी मिल रही है, जैसे कि एक ही दिन में या 3 दिन में बढ़िया स्ट्रेंथ मिल जाती है, तो हम फोम वर्क को जल्दी से जल्दी हटा सकते हैं। लेकिन इन्हीं सभी चीज़ों में जो इसकी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए वो ये वन ऑफ द एक्सपेंसिव सीमेंट्स में काउंट होता है। जो हमारा 5th सीमेंट है वो है एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट। इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है एसिड रेजिस्टिंग एग्रीगेट्स जैसे कि क्वार्ट्ज या क्वार्टजाइट्स। दूसरा होता है सोडियम फ्लोरोसिलिकेट जो कि हार्डनिंग को एक्सेलरेट करता है। तीसरा इसमें हम डालते हैं सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट या फिर सॉल्युबल ग्लास, जो कि एक बाइंडिंग मटेरियल होता है इस सीमेंट के लिए। तो ये तीनों चीज़ें मिलके इस सीमेंट को एसिड रेजिस्टिंग सीमेंट बना देती हैं। इसमें अगर आप 0.5% लिंसीड ऑयल या फिर 2% सेरोसाइड ऐड करोगे तो ये एक वाटरप्रूफ सीमेंट भी बन जाएगा। तो ये था आज के लेक्चर के बारे में। बाकी के बचे हुए सीमेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IAS JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।